So, children, we were doing the chapter titled as staffing, which indicated to put the right person at the right time in the right place. यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? चलिए, तो जब हम स्टाफिंग पढ़ते हैं, वी वांटेड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये रिक्रूटमेंट क्या होता है, व्हाट इज दिस सिलेक्शन एंड व्हाट इज दिस ट्रेनिंग। अब इसको लेकर काफी मिथ है सोसाइटी में। सोसाइटी मतलब स्टूडेंट्स कम्युनिटी में। मेरे ओपिनियन में रिक्रूटमेंट के अंदर ही प्रैक्टिकली सिलेक्शन आता है। जब प्रोसेस स्टार्ट होता है, जहां पे हम एप्लीकेशन लेते हैं लोगों से, एडवर्टाइजमेंट देते हैं कहीं पे भी कि हमको इतने लोगों को हायर करना है, until the time we give them the offer letter, the complete procedure is called as recruitment. बट सिलेबस के हिसाब से रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच में देयर इज अ थिन बॉर्डर लाइन, यू कैन से कि एक पर्टिकुलर स्टेज तक प्रोसेस इज नोन एज रिक्रूटमेंट एंड देयर आफ्टर द प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिलेक्शन। ट्रेनिंग तो खैर एकदम ही अलग है, एकदम ही आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब आप अपने एम्प्लॉय को ऑफर लेटर देते हैं तो आप उसका ओरिएंटेशन कराते हैं, ये उसकी पहली ट्रेनिंग होती है। फिर टाइम टू टाइम जब नई चीजें आती रहती है हमारे जॉब प्रोफाइल में, जब नई चीजें एड ऑन होती रहती है हमारे बिजनेस एक्टिविटी में, हम उसको अपग्रेड करने के लिए, अपस्किल करने के लिए जो काम करते हैं, दैट इज नोन एज व्हाट? ट्रेनिंग। खोपड़े में बात गई? चलिए, सो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स दैट इज रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में सप्लाई एंड डिमांड ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स इन द लेबर मार्केट। एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि अगर किसी कंपनी को एक सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए, तो कंपनी उस सॉफ्टवेयर डेवलपर को ढूंढने के लिए कहां जाएगी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट या किसी आईआईटी या एनआईटी में जाएगी? आंसर भाई, कहां जाएगी? आईआईटी और एनआईटी में जाना पड़ेगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो कहां पे आपको वो पर्टिकुलर तरह का पर्सन मिलेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपको स्किल किस तरह की चाहिए। सपोज यू आर अ कॉन्ट्रैक्टर और आप मेरी बिल्डिंग बनवाने का काम कर रहे हैं और आपको मेसन वर्कर चाहिए, क्या आपको बेंगलुरु जाना पड़ेगा? एब्सोल्युटली नॉट। आप किसी भी लेबर चौराहे पे चले जाएंगे और ढेर सारे वर्कर्स को वहां से पकड़ के ले आएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंट्री में अगर ज्यादा होगा तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की नीड भी ज्यादा होगी, सिंपल एज दैट। लेबर मार्केट कंडीशंस अगर अनफेवरेबल है, पीपल आर डूइंग मोर ऑफ स्टार्टअप्स, तो आपको क्या चीपर लेबर मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। लीगल एंड पॉलिटिकल कंसिडरेशंस क्या होते हैं? मिनिमम अगर लेबर की रिक्वायरमेंट का कॉस्ट है 450 रुपी पर डे, तो अगर आप इतना पैसा देने को रेडी हैं तो वर्कर्स वुड बी विलिंग टू वर्क। अमेरिका जैसी कंट्री को क्यों इंडिया और ऐसी कंट्री से ज्यादा वर्कर्स हायर करने पड़ते हैं? डू दे नॉट हैव सफिशिएंट नंबर ऑफ पीपल इन देयर कंट्री? क्या ऐसा है कि उनके पास पॉपुलेशन ही नहीं है? ऐसा तो नहीं है। क्या उनके पास स्पेसिफिक स्किल वाले लोग भी नहीं है? बिल्कुल है। तो क्यों वो इंडिया पाकिस्तान वगैरह से लोगों को हायर करके ले जाते हैं? हाँ, लोग भी चीप हैं और उनकी जो कॉस्ट है वो भी चीप है। खोपड़े में बात गई। तो हम चीप कॉस्ट वाली बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लेबर आपको मिलेगी इंडिया से बड़ी सस्ती मिलेगी। यूएस में कोई पर्सन अगर जॉब कर रहा है, वो कहेगा मेरे को कम से कम $6,000 पर मंथ अगर मिलेंगे तो आई डू द जॉब। हिंदुस्तानी इंसान $4,000, 80-85 रुपए का $1, मतलब 3 लाख रुपए। मेरे खानदान में किसी ने इतना पैसा नहीं कमाया, अरे मैं तो काम कर ही लूंगा। और कुछ बोलेगा भी नहीं, ओवर टाइम भी कर लेगा, बिकॉज दे आर नॉट एज मच प्रोटेक्टेड एज द ओरिजिनल अमेरिकन बोर्न एम्प्लॉइज गेट प्रोटेक्शन इन देयर कंट्री। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। इसलिए यहां से लोग सस्ते दाम पे काम करने को रेडी हो जाते हैं। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। देयर आफ्टर कंपनीज इमेज एंड पॉलिसी। अभी मैं कुछ देख रहा था यूट्यूब पे, रील वगैरह थोड़ा सा खाली हो गए थे, तो जाना था हेयर कट के लिए। तो नाई ने बोला भैया मैं 11:30 के बाद ही आ पाऊंगा। मैंने कहा नाई भी आजकल 11:30 के बाद जा रहा है। तो मैं खाली बैठा था, कुछ सर्च वगैरह कर रहा था, तो एक मैंने रील देखी, 1-1.5 मिनट की थी शायद। तो उसमें सुधा मूर्ति जी एक दिन अपने नॉर्मल ऑफिस में, सुधा मूर्ति जी का और मेरा नाम काफी मिलता जुलता है, कहीं अडॉप्ट ना कर ले मेरे किसी दिन। तो सुधा मूर्ति जी अपने ऑफिस में कुछ काम कर रही थी कंप्यूटर पे, उनके बगल में एक लड़की आके बैठी, नई एम्प्लॉय थी, बड़ी त्रस्त थी कंपनी से, और खूब भटर 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 भौंक दी, बोल दी, बक दी। अब वो सोची कि सीनियर एम्प्लॉय है, कोई कंपनी की मालकिन तो है नहीं, उसको क्या पता था सुधा मूर्ति है। आधे घंटे बाद सुधा मूर्ति जी ने अपने एम्प्लॉयज की, एचआर डिपार्टमेंट की, ह्यूमन रिसोर्स की मीटिंग बुलाई कि भाई कंपनी में ऐसा माहौल बनाइए, पीपल शुड लव टू ज्वाइन इन्फोसिस, दे शुड नॉट हेट इन ज्वाइनिंग इन्फोसिस। तभी आपको अच्छा एम्प्लॉय मिलेगा और वो तन मन धन से काम करेगा आपके साथ। तो फिर उस लड़की को बुलाया गया, वो लड़की एकदम भौचक्की रही है, मैं तो आंटी के सामने गलत भौंक दी पूरा। खोपड़े में बात गई। खोपड़े में बात गई। कुछ ऐसा ही कि मान लीजिए किसी लड़की की माता जी अपनी लड़की के गुण गा रही है, मेरी लड़की बड़ी सुशील है, ये बनाना आता है, वो बनाना आता है, किसी आंटी के सामने।
और वो आंटी उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए पसंद करनी आई थी, और बेटी अभी रास्ते में गाड़ी ठोकी थी, और आंटी को सफिक्स प्रीफिक्स भी सुनाई थी थोड़ा सा, और वही आंटी घर में नजर आ गई। अब सारी सुशीलता निकल गई, सुशीलता पा गया, खोपड़े में बात गई। तो अब उस लड़की ने जो जो बातें बताई, उनको लगा नहीं भाई ये तो मैटर ऑफ कंसर्न है, तो हम इसको अपने ईगो पे ना ले लें, हम देखें कि प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ, और हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा रिजॉल्व करें। दैट इज कॉल्ड एज कंपनीज इमेज पॉलिसी। हर टेक्नोक्रेट चाहता है कि मेरे को टीसीएस, इन्फोसिस, गूगल, एचसीएल ऐसी कंपनीज में काम करने का मौका मिले। क्यों? क्योंकि ऐसी कंपनी भाई सैलरी तो अच्छी देती देती है, साथ में अपने एम्प्लॉय की चिंता भी करती है। और मैक्सिमम केसेस में तो आई हैव माई सेल्फ ऑब्जर्व्ड, एम्प्लॉय को बस वो सड़क छाप लेबर से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता, और एम्प्लॉयर चाहता है कि काम वो ज्यादा से ज्यादा करे और तनख्वाह उसको कम से कम देनी पड़े। सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कॉस्ट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड जनरल एनवायरनमेंट जो कंट्री में है, ये सारे फैक्टर्स बड़े ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर इंडिया में इन कंपनीज में लोग जॉब कर रहे हैं और उनको ऑफर मिलता है कि यूएस जाके जॉब कर लो, यूके जाके जॉब कर लो, तो वो कुछ टाइम के लिए रेडी भी हो जाते हैं। रीजन इज दे विल गेट इंटरनेट एक्सप्लोरर, नहीं, इंटरनेशनल एक्सप्लोरर, सॉरी, एक्सपोजर, कि वापस जब इंडिया आएंगे तो किसी भी दूसरी कंपनी में जब जॉब ज्वाइन करेंगे, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेके आए हैं, तो हमारे बिजनेस को क्या करेंगे वो लोग, ग्रो कर सकते हैं। तो एम्प्लॉय चाहता है कि मैं विदेश में जाके इस कंपनी का ऑफिस ज्वाइन कर लूं। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड, व्हाट आर द स्पेसिफिक फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, खोपड़े में बात गई। तो अगर आपको चॉइस दी जाए कि भाई आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, एक ऐसी कंपनी जो रेगुलर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करवाती है, और दूसरी कंपनी जहां पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के नाम पे कुछ है ही नहीं, जहां कुछ नहीं है वो 10 लाख रुपए एनुअल सैलरी दे रहे हैं, जहां सब कुछ है वो 9 लाख दे रहे हैं, तो आप कौन सी जॉब ज्वाइन करेंगे? 9 लाख वाला, कि भाई पैसा थोड़ा सा कम मिल रहा है बट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से आपका थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो सकता है। लॉजिक समझ में आ गया? आदर्श जी कुछ कहना चाह रहे थे? आदर्श जी कह रहे नहीं सर 10 लाख वाला ज्वाइन करेंगे। नहीं नहीं, 9 लाख वाला लोग ज्वाइन करेंगे और कहेंगे ट्रेनिंग की संभावनाएं ज्यादा है। आप मान लीजिए कि भाई ढेर सारे स्कूल हैं इंडिया में, कोई ना कोई बोर्ड से एफिलिएटेड है, बट पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे को स्कूल पढ़ाई के साथ साथ क्या दे दे, को करिकुलर एक्टिविटीज, और कुछ स्कूल में तो पढ़ाई को करिकुलर है। खोपड़े में बात गई, या कहा जाए आजकल के मैक्सिमम स्कूलों में पढ़ाई को करिकुलर एक्टिविटी हो गई है। ओके, चलिए, सो चलते हैं आगे। तो देर आर सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट चिल्ड्रन। अपनी ही कंपनी से किसी इंप्लॉय को लेकर प्रमोट कर दिया दूसरे डिपार्टमेंट में या सेम ऑफिस के अलग डिपार्टमेंट में, इट इज कॉल्ड एज इंटरनल। और बाहर से नया फ्रेश टैलेंट लेके आए तो इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल। अब बहुत ढेर सारे फैक्टर्स हैं कि इंटरनल करने की, एक्सटर्नल भाई पैसा है आपके पास, एडवर्टाइजमेंट वगैरह दे सकते हैं, आप एक पूरा रिक्रूटमेंट ड्राइव चला सकते हैं, या आपको फ्रेश टैलेंट चाहिए, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, आप बाहर से लोग लेके आएंगे, तो आपके जो करंट एम्प्लॉयज हैं उनके मन में एक रोष आ जाएगा, भाई हमें क्या खराबी थी, हम ही को अपग्रेड कर देते। तो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, देर आर वेरियस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स लीडिंग टू एक्सटर्नल। बट अगर आप इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करते हैं तो आपके एम्प्लॉयज के अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी कि हमारे ही ऑफिस से लोगों को अपग्रेड किया जा रहा है, तो मेरा भी एक दिन आएगा। कहावत है ना, एवरी डॉग हैज हिज डे, तो वही है ऑफ इंप्रूवमेंट। तो चलिए इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या क्या आएगा सबसे पहले समझते हैं। ट्रांसफर चिल्ड्रन, एक जॉब से एक ही कंपनी में आप दूसरे जॉब पे चले गए। कहने का मतलब अभी तक आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में थे, मार्केटिंग के साथ आपने काम बहुत अच्छा हैंडल किया, तो सोचा गया कि आप फाइनेंस में भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांसफर। अपग्रेड कर दिए गए तो उसी ट्रांसफर को आप क्या बोल देंगे, प्रमोशन। डाउनग्रेड कर दिए गए तो डिमोशन। खोपड़े में बात गई। तो इससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी, ड्यूटी ज्यादा हो जाएंगी, बट ये जरूरी नहीं कि आपकी सैलरी बढ़ जाए। प्रमोशन में इट इज वेरी नेसेसरी कि आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड, फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड। तो ट्रांसफर आप बोल सकते हैं एक तरह से हॉरिजॉन्टल होता है, वेयर एज प्रमोशन इज वर्टिकल। तो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज टर्म्ड एज हॉरिजॉन्टल सोर्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट, जवाब में क्या लिख के आएंगे, ट्रांसफर। वर्टिकल सोर्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट इज प्रमोशन। मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जनरल मैनेजर थे, एचडीएफसी वाले आपको सीईओ का पोस्ट दे रहे हैं, सॉरी, ना ये ट्रांसफर है ना ये प्रमोशन है, कुछ भी नहीं है, इट इज सिंपली यू हैव चेंज योर जॉब। एक ही कंपनी में एक ही पर्टिकुलर ऑफिस में आप ऊपर चले गए, या एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, तो इट इज प्रमोशन। और अगर एक ही लेवल पे आपको चेंज करके दूसरा जॉब डिस्क्रिप्शन दे दिया गया, जॉब प्रोफाइल दे दिया गया, देन इट इज ट्रांसफर। एनी डाउट्स ऑन दिस? चलो, सो प्रमोशन के केस में पोजीशन हायर हो जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, फैसिलिटीज भी बढ़ेंगी, स्टेटस भी बढ़ जाएगा,
एम्प्लॉय से सुनने को भी सफिक्स प्रीफिक्स ज्यादा मिलेगा जूनियर से, और सैलरी भी बढ़ जाएगी, और लोगों को पार्टी देनी पड़ेगी। समझ में आ गया? एंड इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? चलिए, मेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जैसे आपने बोला, मैंने आपको पहले, इंटरनली जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, दे विल डेवलप अ सेंस ऑफ मोटिवेशन कि आज मेरे सीनियर प्रमोट हुए, कल को मैं भी प्रमोट होऊंगा, अगर सरवाइव कर गया तो, अगर जिंदा रह गया तो। इंटरनल सोर्सेज वेरी सिंपल, क्योंकि आप एम्प्लॉय को ऑलरेडी जानते हैं, तो उसके बैकग्राउंड फैक्ट्स चेक करने की जरूरत नहीं है। इंडक्शन ट्रेनिंग वगैरह भी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज दे आर वेल वर्स्ड विद द ऑर्गेनाइजेशन। बट डिफेंस में क्या आपको बहुत ज्यादा प्रमोशन नजर आता है? नो। डिफेंस में प्रमोशन से ज्यादा क्या होता है? ट्रांसफर। शायद आपको पता होगा, बॉर्डर वगैरह जो होते हैं, वहां पे एवरी 3 to 8 hours द शिफ्ट गेट्स चेंज्ड। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? सीक्रेसी के लिए, कि जान पहचान ना बना लें, पता लगा स्मगलिंग चालू कर दे वहीं पे। खोपड़े में बात गई। तो कभी आप अगर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, आपने वाघा बॉर्डर आपने देखा होगा शायद कभी, टुवर्ड्स अमृतसर साइड, तो वहां पे 2-4 दिन तक एक पर्सन की ड्यूटी रहेगी, फिर उसके बाद चेंज हो जाएगी, कि अपनी सेटिंग ना चालू कर दें वहां पे वो लोग। सो दे आर एबल टू एडजस्ट द सरप्लस स्टाफ। मान लीजिए किसी ऑफिस में 10 लोग की रिक्वायरमेंट है, और वहां पे ऑलरेडी 14 काम कर रहे हैं, तो 4 को कहीं क्या करेंगे? भगा देंगे और भेज देंगे। वाई इट इज वेरी इकोनॉमिकल, कोई न्यूज़पेपर वगैरह देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बड़ा कैंपस है तो इंटरनेट साइट पे ही डाल दीजिए फॉर एम्प्लॉइज ओनली, या ऑफिस के अंदर एक स्टिकर या एक नोटिस लगा दीजिए कि भाई इस पोस्ट पे अगले 6 महीने में रिक्रूटमेंट होने वाला है, इंटरेस्टेड वंस में अप्लाई। ट्रांसफर इज अ टूल ऑफ ट्रेनिंग द एम्प्लॉय। कहने का मतलब, एक पर्टिकुलर जगह पे आप जॉब कर रहे थे, और मान लीजिए कि आप मार्केटिंग हेड थे, और वहां पे आपने पिछले 5 साल में बिजनेस बहुत बढ़ा दिया। अब आपको एक छोटी जगह से बड़ी जगह भेजा जा रहा है, कि यहां पे आप अपनी लीडरशिप में इस ऑफिस का बिजनेस भी थोड़ा सा इंप्रूव कर दीजिए। तो दैट इज नोन एज व्हाट? ट्रांसफर। और मेनी अ टाइम इट कैरी सम प्रमोशनल इंसेंटिव्स एज वेल। समझ में आ गया मेरिट्स क्या होते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के भाई? बट इसके मेरिट से ज्यादा खतरनाक इसके डीमेरिट्स हैं। इट इज प्रैक्टिकली इनकम्प्लीट, और एम्प्लॉय यहां पे एकदम आलसी हो जाता है, बिकॉज उसको पता है कि यहां पे कंपनी की पॉलिसी है, एवरी पर्सन वर्किंग फॉर 5 years विल बी ट्रांसफर्ड और प्रमोटेड। तो मेरे भी जब 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, इररिस्पेक्टिव मैंने क्या आउटपुट कंपनी को कंट्रीब्यूट किया, मेरा भी प्रमोशन हो जाएगा। ओके। स्पिरिट ऑफ कंपटीशन पूरी तरह से किल हो चुका होगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रमोशन तो किसी के पप्पा में दम नहीं जो आपका रोक पाए, तो आपको प्रमोट तो होना ही होना है। बट क्या कभी ऐसा होगा चपरासी विल बी प्रमोटेड टू मैनेजर? ऐसा कभी नहीं होगा। ओके। ये मत सोचिएगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर की तरह भर्ती हुए थे तो कभी इंटरनल एग्जाम दे देके आप आईआरएस बनेंगे। आप जिंदगी में कभी आईआरएस नहीं बन सकते। गॉट इट क्लियर? आईआरएस बनने के लिए आपको सीनियर आईएएस ऑफिसर वगैरह कुछ होना पड़ेगा, या आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली ब्रिलियंस एक्टिविटी एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर शो किया, जहां पे उम्मीद लग रही थी कि कोई टैक्स चोरी नहीं की गई है, वहां पे अरबों खरबों की इनकम टैक्स डेट डलवा के आपने एक रिकवरी करवा दी, तो आउट ऑफ द वे प्रमोशन हो सकता है। बट मैंने आज तक कभी ऐसा सुना नहीं है। रिड्यूसेस द स्कोप ऑफ फ्रेश टैलेंट, बिकॉज सारे आलसियों को पता है कि हम प्रमोट होंगे, और इंटरनली ही हमारी पॉलिसी है प्रमोट करने की, तो क्या बाहर से कोई अच्छा टैलेंट ला पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। न्यू एंटरप्राइज इसको यूज नहीं कर सकता, उसके 2 रीजन है भाई, नया है, उसके पास तो पुराने एम्प्लॉय नहीं होंगे, क्या इंटरनल रिक्रूटमेंट हो पाएगा? नॉट एट ऑल। और दूसरा रीजन, अगर पुराने कूड़ा कबाड़ हैं तो उनको प्रमोट भी करेंगे ट्रांसफर भी करेंगे, तो क्या डेवलप होगा? कूड़ा कबाड़। वो एक कहावत थी ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप लोग काफी बच्चे हैं जो इस बात में बिलीव करते होंगे, मैं नहीं बिलीव करता। अगर आप किसी गलत चीज की 100 बार प्रैक्टिस कर ले, वो सही हो जाएगी? प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है, ए ऐसे लिखना है और आप ऐसे लिख रहे हैं, लिख लो 500 बार, सीधा हो जाएगा वो? कभी सीधा नहीं होगा। खोपड़े में बात गई। तो प्रैक्टिस विल ओनली मेक यू डेवलप स्पीड। गलत चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो वो गलत ही होगी, वो सही हो ही नहीं सकती। ओके। देन लिमिटेड कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे, बहुत ज्यादा फ्रेश टैलेंट नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, जीन्स और टी शर्ट पहन के आवाज लगा रहे हैं, मुन्ना काम करने आओगे कि नहीं? क्या ये कैजुअल कॉलर होता है? नॉट एट ऑल। जितनी वैकेंसीज हमारे ऑफिस में आएंगी, हम बोलेंगे अपने ऑफिस के लोगों से, भाई अपने दोस्त यार को लेते आना, या न्यूज़पेपर में एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट छाप दिया, वॉक इन इंटरव्यू, या ऑफिस के बाहर एक बैनर लगा दिया, वॉक इन इंटरव्यू फ्रॉम 10th of January to 25th of February। तो इसको बोलते हैं कैजुअल कॉलिंग। इज दैट क्लियर? ये मत सोचिएगा एक जना फोन ले बैठे फोन मिलाता रहेगा सबको, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर,
अभी आपने देखा होगा हमारे प्रयागराज में क्या चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है। इज दैट क्लियर? इस बार तो पास से एंट्री हो रही है, अगले महाकुंभ में गारंटी दे रहा हूं बच्चों, वीजा चाहिए होगा आपको, गारंटी दे रहा हूं। वीजा और पासपोर्ट अगर नहीं है तो आप कुंभ मेले के अंदर नहीं आ सकते हैं। अब बच्चे पूछेंगे सर इतना रोष क्यों है आपके अंदर? yesterday आई वेंट टू ड्रॉप माई सन टू द जेई एग्जामिनेशन सेंटर, वापस देखा तो हाईवे पे बड़ी भीड़ लगी थी गंगा पुल पे, मैंने सोचा मेले के अंदर से काट लूं बाइक। वहां गए तो लोगों ने बताया आगे एक पॉन्टून पुल आपको मिलेगा, वो दूसरी तरफ आपको छोड़ देगा, वहां से अपने घर जा सकते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैं वहां गया, कह रहे पास कहाँ है आपका? मैंने कहा पास, मेरी व्हीकल यहीं की है, मैं यहीं पे हूँ, मैं यहाँ जॉब करता हूँ, मेरा बिजनेस यहीं पे, सब कुछ यहीं पे है। कह रहे नहीं, जब पास होगा तभी इस पे जाने देंगे। और पूरा पुल खाली था। फिर पीछे से एक ट्यूं 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 करती हुई विधायक साहब की गाड़ी आ गई, उसमें दो चार लोग बैठे हुए थे, एक स्टिकर लगा था जिसको पास बोल रहे थे वो लोग, और वो लोग चले गए। हम फिर और आगे चले गए, वहां देखो पॉन्टून पुल खाली था, कोई पुलिस वाला भी नहीं था। तो फिर मैं वहीं से चला आया। और मैंने कहा कम से कम इतना तो बता देते कि यहाँ पास वाली एंट्री और आगे नॉन पास वाली एंट्री है। फिर आगे गए तो दिल्ली पब्लिक स्कूल के बाहर निकले, ये एकदम सत्य घटनाओं पर आधारित है घटना, कल की ताजा घटना है, इसको सिर्फ समझ लीजिए 26 घंटे पुराने बासी है ये। फिर वहां पे जब गए तो पुलिस वालों ने यहां से नहीं जा सकते आप। मैंने क्यों, HIV इन्फेक्टेड रोड है क्या? कह रहे नहीं, इस पे आज VIP एंट्री है, कैबिनेट साहब की मीटिंग है माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी की। मैंने कहा अच्छा अच्छा हो। फिर हम लोअर वाली एक रोड से आ गए, वहां पे कार भी थी, लोग भी थे, ठसा ठस, बस मैं इंतजार ही कर रहा था स्टैम्पीड हो, प्रेस रिपोर्टर है, फोटो खींचे तो मेरी फोटो आ जाए कम से कम पेपर में। घुसे पड़े हैं, वो तो मेरी बाइक थी जिसने मेरे को बचा लिया, नहीं तो मैं तो पकौड़ी टाइप का हल्का फुल्का ही निकल लेता। तो भाई लोग वहां पे थोड़े अकलमंद टाइप के थे, अपने आप ही सेल्फ ट्रैफिक मैनेजमेंट कर रहे थे। फिर आगे आए तो पार्किंग बिजी, ये वो दाएं बाएं में, तो इट ऑल लॉट ऑफ थिंग। तो लोकलाइट्स को भी पास चाहिए जाने के लिए, तो अगली बार वीजा और पासपोर्ट चाहिए होगा। उसके बाद कहीं DNA टेस्ट ना कराएं कि आप प्रयागराज में रहते हैं, DNA यहाँ का, तभी आप जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। तो इस बार आप घूम के चले आइए, नहीं तो अगली बार वीजा चाहिए होगा। तो कुंभ मेले से याद आ गया, मान लीजिए वहां पे आप एक टेंट सिटी बनवा रहे हैं, और जहां पे 500 टेंट्स आपको चाहिए, खोपड़ी में बात गई, और 500 टेंट बनवाने के लिए कम से कम 100 वर्कर चाहिए आपको। क्या खुद जाके आप 100 लेबरों को उठाकर लाएंगे लेबर चौराहे से? नहीं। आप किसी एक मिस्टर X को पकड़ लीजिएगा और उससे कहिएगा भाई तुम्हारा सिर्फ इतना काम है, 100 लोग को घसीट कर इस साइड तक लाना है, शाम तक वो काम करेंगे, 400 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए तुम हमसे ले लेना, 5,000 तुम्हारी भी कमीशन है। थोड़ा ज्यादा बोल दिया मैंने, 1,000 तुम्हारी कमीशन है, इन लेबरर्स को तुमको पैसा देना है। सो दैट मिस्टर X इज कॉल्ड एज व्हाट? लेबर कॉन्ट्रैक्टर। समझ में आ गया? Naukri.com आपने सुना है? तो जो Naukri.com है, ये भी एक तरह का क्या है, पढ़ा लिखा लेबर कॉन्ट्रैक्टर है तो लेबर ही कॉन्ट्रैक्टर, काम करने वाला हर इंसान इकोनॉमिक्स में क्या होगा? लेबर। और Naukri.com वाले कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉय को आपके यहां लेके चले आए, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। एनी डाउट्स इन अंडरस्टैंडिंग दिस? समझ में आ गया व्हाट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर भाई? तो ये प्रैक्टिकली यूज होता है कहां पे? अनस्किल्ड वर्कर्स को हायर करने के लिए। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? गूंगे बैरों को छोड़ के बाकी लोग जवाब दे सकते हैं मेरी बातों का। चलिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। यहां पे नोटिस बोर्ड पे हम एक नोटिस डाल देंगे, जो हमारे ऑफिस के लोग हैं वो भी आ सकते हैं, ये इंटरनल में भी काम आ जाता है, और जो बाहर के लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं कि हम किसी प्लेसमेंट एजेंसी, आपने शायद प्लेसमेंट एजेंसी Naukri.com का नाम सुना होगा, मैफॉय का नाम आपने सुना होगा, Monster.com का नाम आपने सुना होगा, और ऐसी ना जाने कितने हैं, इनके थ्रू अगर आपके पास कोई आ रहा है तो हम इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट। व्हाट? इनडायरेक्ट। इज दैट क्लियर? क्योंकि इंटरनेट साइट के थ्रू है तो इसको वेब पब्लिशिंग भी बोल दिया जाता है मैनी टाइम्स। तो डायरेक्ट मतलब आप जो नौकरी दे रहे हैं और हम जो नौकरी आपके यहां लेना चाहते हैं, हमारे आपके बीच में कोई भी एजेंसी या पर्सन इन्वॉल्व नहीं है। तो कभी आपने देखा होगा केंद्रीय विद्यालय में टीचर्स की ज्वाइनिंग है, या इंडियन रेलवे जॉब दे रहा है, सीधे एडवर्टाइजमेंट छाप रहे हैं, किसी बीच की एजेंसी को हम हायर नहीं करेंगे। आप इंडियन रेलवे की वेबसाइट पे जाइए, करियर्स पे क्लिक करिए, जो वैकेंसी उस पे क्लिक करिए, फॉर्म भरिए, आपका ID कार्ड जनरेट हो जाएगा एग्जाम के 4 दिन पहले, और आपको किसी पर्टिकुलर जगह पे बुला के एग्जाम ले लिया जाएगा, इंटरव्यू एंड ऑल दैट। बट अगर हमें लग रहा है इट्स अ वेरी 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 टफ जॉब, तो बीच में आ जाएगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। दे आर प्रोफेशनल पीपल, ये एग्जाम भी करा देंगे, सब कुछ करा देंगे, इंटरव्यू आप खुद ले लेंगे, तो इसको इनडायरेक्ट बोलेंगे, ये डायरेक्ट नहीं होगा। एनी डाउट्स ऑन दिस? एनी डाउट्स ऑन दिस? चलिए, एडवर्टाइजमेंट। न्यूज़पेपर मैगजीन में आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगी, वेयर इन जॉब्स के बारे में डिस्क्रिप्शन होगा। कभी आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज ऐसा न्यूज़पेपर भी हमारे देश में आता है, वो एवरी वेडनेसडे शायद पब्लिश होता है। तो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंटल जॉब्स जो होते हैं उनके एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज न्यूज़पेपर के अंदर ही आपको मिलेंगे।
और जो अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट बिजनेसमैन या इवन प्राइवेट स्कूल्स वगैरह, थोड़ा महंगा ऐड होता है, वो उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट छापते हैं। और कुछ लोग तो वो जो अशोक समाचार होता है, सोचते हैं उसी में ऐड छाप दे, थोड़ा सस्ता छप जाता है ना। और कुछ लोग वो 300-400 रुपए का ऐड छपा देते हैं जिसपे वॉक रिव्यू वगैरह लिख के आता है, तो उसके थ्रू भी होता है। दिस इज ऑल कॉल्ड एज व्हाट इज नोन टू बी चिल्ड्रन एडवर्टाइजमेंट। एनी डाउट्स ऑन दिस? एनी डाउट्स ऑन दिस? चलिए, तो एडवांटेज ये है कि भाई दूर दराज के लोग भी आ सकते हैं इससे, और इन डिसएडवांटेज क्या है कि भाई मेनी अ टाइम्स फेक एप्लीकेशंस, फालतू के एप्लीकेशंस भी इकट्ठे हो जाते हैं जो हमको पता है कि लोग नौकरी देने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसीलिए काफी बार एडवर्टाइजमेंट में कुछ कंपनीज छाप देती हैं, अगर आपने कभी पहले हमारे यहाँ अप्लाई किया है तो फिर से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप पहले भी कबाड़ थे हमारे लिए और अभी भी कबाड़ी हैं आप। इज दैट क्लियर? लॉजिक समझ में आ गया? तो सबसे जो ल्यूक्रेटिव मेथड है दैट इज एडवर्टाइजमेंट ओनली। देखा कभी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट, वॉक इन इंटरव्यू जैसा कुछ? चलिए सर, हम तो वही वाला देखते हैं, गुमशुदा की तलाश, उसमें लिखा होता है उचित इनाम दिया जाएगा। अब इनाम अगर 5-6 करोड़ रुपए हो तो आप ही ले चले, प्लास्टिक सर्जरी करा दें उस चेहरे की, लो मिल गया, फिर बाद में आता था पैसा बांट लिया जाएगा। कैंपस रिक्रूटमेंट, जो कैंपस का जूता पहन के आएगा वो उसी का रिक्रूटमेंट है, और किसी का रिक्रूटमेंट नहीं है। नाइकी वाले में नाइकी रिक्रूटमेंट, एडिडास कालिदास रिक्रूटमेंट, इज इट दैट? नो। कैंपस रिक्रूटमेंट जिसको हम कैंपस सिलेक्शन बोलते हैं, आपके कॉलेज में ही कंपनी आती है और बोलती है हम टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से आए हैं। 90% ये सिलेक्शन फेक होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूं। कॉलेज को पता है कि हमने बीटेक तो करा लिया, कुत्ते बिल्ली की तरह इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं आजकल बीटेक वाले, अब जॉब लगनी नहीं है, और हमारे यहाँ 240 लोग बम पटाखा लेके तैयार हैं कॉलेज तोड़ने के लिए, क्योंकि झूठे सपने दिखा के हमें कॉलेज में बीटेक का कोर्स कराया गया था। अब ये लोग फर्जी 2-4 लोगों को कोट पैंट पहना के ले आते हैं, 400 रुपए का एक बैनर छपवाते हैं जिसपे लिखा होता है टीसीएस प्लेसमेंट ड्राइव, टिकिया कचौड़ी समोसा प्लेसमेंट ड्राइव। लोग समझते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। नहीं समझे? एक बार एक इंसान था, उसने वो छोटा वाला वॉलेट बैग नहीं होता, उसमें लिखा था मेड इन यूएसए। एक आदमी ने केस कर दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, इंडिया में इसको बनाते हो। कह रहा है मैं यूएसए में ही बनाता हूं। लोअर कोर्ट में केस गया तो जज साहब, व्हाट इज दिस यूएसए? कह रहा है उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन दिल्ली में है। मैं कहां कहूंगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अब तुम समझ लो यूएसए को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो मेरी गलती नहीं है ना, मैंने ठेका तो लिया नहीं ज्योग्राफी टीचर का। तो वैसे ही टिकिया कचौड़ी समोसा प्लेसमेंट ड्राइव। अब ये 240 बच्चों में से सिलेक्शन हो गया 160 का। अब बड़ी बड़ी अगले दिन फोटो निकाला न्यूज़पेपर में, सो एंड सो एक्स वाई जेड कॉलेज का मैं नाम नहीं लूंगा, ढेर सारे कॉलेजेस आपके अगल बगल होंगे, 160 बच्चे टीसीएस में सेलेक्ट हो गए। छोटे से शहर के, बड़े से कॉलेज के 160, बाकी लोग तो अंडे दे रहे हैं बैठ के जैसे। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर दें ऐसे हिंदुस्तान में कितने कॉलेजेस होंगे, तो ये 160 की संख्या मल्टीप्लाई करने पे 16 लाख पहुंच जाएगी। अच्छा 16 लाख थोड़ा ज्यादा बोल दिया, 1,60,000 भी ज्यादा, 16,000 तो हो ही जाएगी। क्या टीसीएस को हर साल 16,000 एम्प्लॉयज चाहिए? सिर्फ टीसीएस में 16,000 आए हैं, बाकी महिंद्रा टेक भी तो है, वो सब क्या अंडे दे रहे हैं बैठ के, चूरन बना रहे हैं। तो इन 160 को पहले 6 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया जाता है, उसमें बोला जाता है आपको सैलरी मिलेगी 25,000 सिलेक्शन होने पे। इज दैट क्लियर? तो आधे तो कट के अपने घर चले जाते हैं, पिताजी की दुकान संभाल लेते हैं। 25,000 रुपए बोल रहे हैं, कट कटा के 20,000 मिलेगा। इससे अच्छा लेबर और मेसन वर्कर का काम पकड़ लो, 800 रुपए रोज की लेबर उसके मिल जाती है। तो बचे कितने 160 में? 80। कोर्स की ट्रेनिंग करते करते 40 को इतना त्रस्त कर दिया गया, वो भी अपने घर वापस लौट गए। बचे कितने? 40। 40 में 20 फाउंड इन एलिजिबल अनेबल टू कंप्लीट द ट्रेनिंग वेल ऑन टाइम। कितने बचे? 20। 20 में 5 को ले जाएंगे, अच्छा ये तो 4 ही 5 थे हमको बस। समझ में आ गया? फिर कोई कॉलेज से पूछने नहीं आएगा कि आपके 160 गए कहाँ। और उन 4-5 को भी जो एम्प्लॉयमेंट मिला ठीक ठाक मिल गया, बाकी 20-25 को कैसा एम्प्लॉयमेंट मिलता है मैं एक बार बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं। इनको हायर करता है एचसीएल। क्या करवाता है इनसे? कल घर से चादर ले आना दाग लगा के, विप्रो वाले, सॉरी विप्रो कह रहा हूं मैं, वर्लपूल वालों की वॉशिंग मशीन के अंदर चादर डालना और देखना कितनी देर में दाग हटेगा, उतनी देर में मीटर प्रोग्राम में फिट कर दो, यही काम है। उसके बाद पबजी खेलने हैं, यूट्यूब पे मोहब्बतें मूवी दिन में 4 बार देख रहे हैं, ग्लिच कहां पे आ रहा है, ऐश्वर्या ने ऐसे साड़ी ओढ़ी, फूल बरसे, तो सही तरीके से फूल ग्लिच तो नहीं कर रहा कहीं? अगर फूल ग्लिच कर गया तो हम यूट्यूब का बैकएंड प्रोग्राम ठीक करेंगे, ताकि 2G नेटवर्क पे भी हमको ये सॉन्ग या पिक्चर या मूवी ठीक से नजर आए। ये लोग ऐसा काम करते हैं। आपको लग रहा है कि सर की कहानी है, ये कोई कहानी नहीं है। माई यंगर ब्रदर इन लॉ इज वर्किंग एट अ वेरी सीनियर पोजिशन विथ कॉलकॉम। गॉट इट क्लियर? तो कॉलकॉम में वो जॉब कर रहा था, तो व्हेन ही वाज विद गूगल के प्रोजेक्ट में एचसीएल पे था, तो ही टोल्ड मी कि भैया मैं ऑफिस में गया, जब मेरा इंडिया वापस लौटना हुआ तो मैंने देखा दिन भर गेम खेले जा रहे हैं,
दिन भर मोहब्बतें मूवी देख रहे हैं, कितना मूवी देखो, काम कर लो कुछ। कह रहे सर यही तो काम है हमारा। तो उसने समझा। फिर कल एक एम्प्लॉय से बोलने लग गया, सर कल आएंगे तो घर से 2 चादर ले आएंगे। कह रहे क्यों, कोई पिकनिक पिकनिक जा रहे हैं क्या हम लोग? कह रहे हैं सर वो चादर धो के डालनी है वॉशिंग मशीन के अंदर, दाग लगा के देखना है कितनी देर में धुल पाती है। ये जितने 3 लाख 4 लाख वाले हिंदुस्तान में बीटेक हैं, ये यही काम पिछले 10 साल से कर रहे हैं। और प्रतापगढ़, भुबिया, मऊ, मऊ आइमा, इलाहाबाद और कानपुर और बनारस में पेरेंट कहता है हाँ बच्चा बीटेक किया है, बीटेक। समझा? अब इतना खर्चा हो चुका है, बेचारे मोहल्ले में बेइज्जती हो, एक तो बताएं क्या जाकर। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। वहीं हमारे नजदीकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आप आ जाइए, बीएससी इन रिमोट सेंसिंग, एमएससी इन रिमोट सेंसिंग, 4 सीट है बस। पढ़ लीजिए, गूगल वाले 1.25 करोड़ से प्लेसमेंट स्टार्ट करते हैं। बट वहां बेइज्जती लगती है, हमारा लड़का बीएससी किया है। बीएससी करके 1.25 करोड़ कमा रहा है, बेइज्जती है। बीटेक करके 25,000 कमा रहा है। बीटेक किया, ब्रेन टेक्निकली एम्प्टी। हो जाएगा, ब्रेन टेक्निकली एम्प्टी, ये बीटेक की औकात है। तो सर अच्छा कहां से है बीटेक? वो हिंदुस्तान के 4 आईआईटी है, वहां भी आजकल सोच के जाना। पिछले साल आईआईटी मुंबई में एकदम नीचे के 25 लोग को 4 लाख रुपए का जॉब ऑफर हुआ था, क्योंकि भैया हमको ऐसे लोग चाहिए ही नहीं। समझ में आ गया? एआई एनेबल्ड हो गई है सारी चीजें, टेक्नोक्रैट्स का उतना काम ही नहीं है। तो इससे बढ़िया तो कचौड़ी ठेला लगा लो। मैंने बेटे बहुत समझाया पिछले हफ्ते, छोड़ो छाड़ो आईटी पाईटी चक्कर। एक कोचिंग बढ़िया तुम्हारी खुलवा देते, 50 बच्चा 11वीं, 50 बच्चा 12वीं, 50,000 फीस रखेंगे, 1 करोड़ का रेवेन्यू, 20 लाख सरकार को टैक्स दो, 80 लाख अंदर। 10 साल पढ़ा लो, 8 करोड़ कहीं गया नहीं है। क्या खाली पीली बीटेक वीटेक स्पेस साइंस के चक्कर में पढ़ो, समझ ही नहीं रहा है मेरी बात। कह रहे नहीं स्पेस साइंस पढ़ना है, स्पेस साइंस पढ़ना है, एलन मस्क से साथ जाना है। खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? तो काफी पेरेंट जब मेरे पूछते हैं बच्चा कमजोर है क्या करें, कचौड़ी ठेला लगवा दो। इतना नोट आएगा, इतना पैसा कि नहीं गिनते गिनते पागल हो जाओगे। नोट गिनने की मशीन खरीदनी पड़ जाएगी। बट नहीं, हम बीटेक कराएंगे। खैर चलिए आगे चलते हैं। समझ में आ गया कैंपस रिक्रूटमेंट? तो इसकी औकात भी बहुत कम होती है, सिर्फ लिखा भी 2 ही लाइन में गया है बस। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये एकदम सही सच्ची स्टोरी है, सच्ची स्टोरी है। आप एक नॉर्मल से कॉलेज से वो डिप्लोमा कर लीजिए, टेक्नोलॉजिकल साइंसेज जो होती हैं, ऑटोमोबाइल डिप्लोमा जो होता है, आपको होंडा वाले ले जाएंगे, आपको टीवीएस वाले ले जाएंगे, और कम से कम 30 से 40 हजार रुपए महीने का आपको प्लेसमेंट दे देंगे। 30 हजार रुपए एकदम। आपने किया क्या, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया आपने, मिस्त्री बन गए आप। उसके बाद कंपनी में आप काम अच्छा कर रहे हैं, ये आपको बीटेक लेटरल एंट्री सेकेंड ईयर से लेकर 4th ईयर में कंपनी अपने खर्चे पढ़वा भी देगी। और उसके बाद बोलेगी अब आप हमारी कंपनी में बीटेक कर चुके हैं, एक हायर पोजीशन पे आ जाइए। आपकी जो 30,000 सैलरी थी, ये 75,000 हो गई। कितना हो गया? 9 लाख। सबसे बढ़िया तो 8-10 लाख जो बीटेक में खर्च होना तो बच गया पूरा का पूरा। फिर बीटेक करने के बाद 9 लाख तनख्वाह भी हो गई, थोड़ा और एक्सपीरियंस हो गया, 25 लाख का जॉब हो गया। आई हैड स्टूडेंट्स जिनके खानदान वालों ने ऐसे कोर्सेज किए हैं। मैं आपको एकदम सच्ची घटनाओं पे आधारित बातें बता रहा हूं। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए। प्लेसमेंट एजेंसीज, अभी मैंने मेफॉय का नाम लिया था आपके सामने, नौकरी.com, monster.com वगैरह लिया था ना। तो काफी लोग ऐसे प्लेसमेंट एजेंसीज चलाते हैं, आपका बायोडेटा वगैरह ले लेंगे, कॉलेजेस इनके पास जाते हैं कि भाई हमको 50 लोग चाहिए इस पोस्ट पे, 20 लोग चाहिए इस पोस्ट पे। और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस का 90% का तो इंडिया का हाल ही है, टीचर्स को टारगेट दे दिया गया है, 10 एडमिशन आपको बीटेक में करवाना है, और नहीं तो नौकरी गई। समझ में आया कि नहीं आया? पोपड़े में बात गई। चलिए। और खैर गलती कॉलेज की भी नहीं है, गलती कुछ हमारे बच्चों की भी है। फास्ट मनी, पढ़ना लिखना नहीं है, फास्ट मनी। बीटेक कर लिया, एमबीबीएस कर लिया, अरे तो बीटेक है क्या, इक्वल टू बीए बीएससी बीकॉम, काम खत्म। बीटेक वालों से पूछ लो, आईटी वालों की बात नहीं कर रहा हूं, मोहल्ले में कुछ बीटेक वाले होंगे, एमटेक वाले होंगे, पूछना 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है। अगर बता दें तो उनको बोलना वेरी गुड, यू आर एजुकेटेड। और क्या बकवास पूछ रहे हो, तो कहना धन्य आपके माँ बाप जो ऐसी गवार औलाद पैदा की उन्होंने। 1 इंच में सेंटीमीटर नहीं पता और बीटेक किए हैं, बीटेक। समझ में आ गया? ऐसे बीटेक का कोई फायदा है ही नहीं। दे हैव ओनली डिग्रीज बट दे हैव डू नॉट हैव एनी नॉलेज एज सच। समझे इस बात को? खोपड़े में बात गई भाई। चलिए। चलते हैं आगे। रिकमेंडेशन बाय, अरे ये तो हिंदुस्तान में चलता है ज्यादा। व्हाट? जुगाड़। हमारे मौसी जी के लड़के हैं, जरा इनको नौकरी पे देख लेना। तो दिस इज रिकमेंडेशन बाय एम्प्लॉय। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है? ये भारत सरकार का होता है। प्रयागराज सिटी में आपको कहां मिलेगा? एक हमारे प्रयागराज सिटी में अमिताभ बच्चन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ये नया नाम है, पुराना नाम क्या है? म्यू हॉल। इज दैट क्लियर? एक अंग्रेजी कोई वो थे ऑफिसर, सर म्यो करके कुछ था, उन्हीं के नाम पे म्यो हॉल बना, उन्हीं के नाम पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सबसे पहला म्यो कॉलेज नाम रखा गया था, म्योर कॉलेज कुछ ऐसी ही था। तो म्यो हॉल है, उसके ठीक ऑपोजिट साइड में आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मिलेगा। अपना नाम लिखवा दीजिएगा, चौथी पांचवी पोस्ट आते आते शायद कॉल लेटर वहां से आ जाए। समझ में आ गया व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज?
समझ में आ गया? चलिए, डिसएडवांटेज एडवांटेज बताया। वेब पब्लिशिंग वही फिर से आ गया, Naukri.com, Monster.com, ये सब है। इसीलिए कहते हैं भैया स्टार्टअप वगैरह कुछ कर लो, ठेला लगा लो, नौकरी वोकरी के चक्कर में ना पड़ो। इतना खून चूस जाएंगे, इतना खून चूस जाएंगे, 45 साल की उम्र में डायबिटीज, शुगर, सारी बीमारी, जितनी तनख्वाह आ रही आधी तो दवाई में चली गई, क्या फायदा ऐसी दवाई करने से? इज दैट क्लियर? और एक वो भी स्टार्टअप होता है, चेन स्नैचिंग। खोपड़े में बात गई, आत्मनिर्भर भारत, मेला आ रहा है, मेले में सब बिजनेस और चलेगा, और बाबा ही बन सकते हो। हाँ, एक गुजरात बोर्ड का टॉपर था, जैन था कोई, 3-4 साल पहले, वो पढ़ाई परस्यू किया नहीं, बाबा बन गया। मैंने ये बढ़िया काम है, ज्यादा पढ़ना भी नहीं, भगवत गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब चार्टो पढ़ लो। बाबा रामदेव एक पढ़े, 4,000 करोड़ का इनका टर्नओवर था। टीचर अपनी जिंदगी में कितना कमा लेगा? 20-25 लाख रुपए। डॉक्टर 50-60 करोड़। इंजीनियर 5-10 करोड़। बाबा रामदेव 4,000 करोड़। चूज योर प्रोफेशन वाइजली। समझ में आ गया? अभी रिकॉर्डेड लेक्चर, इसलिए काफी बात इन बाबाओं की मैं आपको बता नहीं सकता हूं, नहीं तो आप जानते होंगे बाबा लोग क्या करते हैं, लोग ढाबा ज्यादा चलाते हैं और बाबागिरी कम है। ये भी एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। समझ में आ गया? वो जोगेश्वर बाबा, जोगेश्वर बागेश्वर, क्या नाम है इनका, बाग में कुछ भी उल जलूल है, वो निर्मल बाबा थे। पर्स खोल के हरी चटनी के सामने रख दीजिए, चटनी मिर्चा कम हो जाएगी। रोटी को उल्टा करके 3 बार देख लीजिए, पेट भर जाएगा। कुछ ऐसे हमारे जानने वाले रिश्तेदार ये सब करते भी थे। होती है सब पागलपंतियां, इंडियन बिलीफ सिस्टम है, और क्या। खोपड़े में बात गई। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट बन सकता है, बट इसमें आप जेल कब चले जाए बाबा राम रहीम की तरह, कब आपका साम्राज्य लुटपुट जाए, गारंटी नहीं। रिस्क थोड़ा ज्यादा है, सट्टे ज्यादा रिस्क है इसके अंदर। समझ में आ गया? तो सिंपल लाइसेंसिंग बोला जाए, फॉरेन एंड डोमेस्टिक लाइसेंसिंग या लाइसेंसिंग बिजनेस है ये। ओके, चलिए भाई। सो एक्सटर्नल सोर्सेज के मेरिट क्या है भाई? पढ़ा लिखा, क्वालिफाइड और ट्रेन इंसान आपको मिलेगा कम से कम। फ्रेश टैलेंट आएगा, बासी मुरझाहा कोई नहीं आएगा। देयर आफ्टर कॉम्पिटेटिव स्पिरिट होगी, आपके एम्प्लॉइज जानते हैं कि भाई हमको तो नौकरी तब तक आगे प्रमोशन नहीं मिलेगा यहां पे जब तक हमारे अंदर बाहर से आने वाले ज्यादा टैलेंट ना हो। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा मालिक किसी दूसरे को ना लाए, तो हमें रेगुलरली अपने आप को क्या करना पड़ेगा? यूयू, यूयू मतलब यूनाइटेड यूनिवर्सिटी, अपडेट एंड अपग्रेड करना पड़ेगा। समझ गए इस बात को? लिमिटेशंस क्या है भाई? डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, हम क्या खराब थे जो बाहर से दूसरे मैनेजर को ले आए, जाके दूसरे चपरासी को ले आए। सेकेंड इज इट्स अ लेंदी प्रोसेस, पहले आपको देखना पड़ेगा, मैन पावर प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर आपको न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार देना पड़ेगा, दैट इज एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, फिर लोग अप्लाई करेंगे, सॉर्टिंग करनी पड़ेगी फॉर्म्स की, कौन आपके मतलब के हैं, कौन आपके मतलब के नहीं है। देर आफ्टर आपको उनका टेस्ट वगैरह कुछ कराना पड़ेगा, तब जाके आप उनको जॉब दे पाएंगे। एंड क्योंकि लेंदी है इसी वजह से ये कॉस्टली भी है। तो ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। एनी क्वेरीज ऑन दिस? समझ गए? चलिए, पसर जाएंगे अगर समझ में नहीं आया, और चोर लोग भर्ती हो जाएंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, मतलब उनके मुंह में पेंट पोत देंगे, स्क्रीन पेंटिंग वाला नो। व्हेन दे विल फिल अप द एप्लीकेशंस, वील सी टू इट कौन अनक्वालिफाइड है, अनफिट है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म बाहर, और जो क्वालिफाइड और फिट है दे विल बी कॉल्ड फॉर व्हाट? सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट पेन पेपर टेस्ट भी हो सकता है, मतलब पेन और पेपर अपने घर से लाना पड़ेगा। अरे नहीं भैया, ऑफलाइन भी हो सकता है, और अब ऑनलाइन का मतलब ही नहीं कि आपके घर से टेस्ट होगा। तो आजकल टेस्टिंग एजेंसीज हैं, वो इस तरह के टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं। समझ में आ गई बात? देन उसके बाद जो लोग टेस्ट में पास होंगे उनको किस लिए कॉल किया जाएगा? इंटरव्यू। मैं यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, कल को काम आ सकती है आपको। जितने लोग सिलेक्शन टेस्ट में आते हैं सबको थोड़ा बुला लेंगे आप। जितनी वैकेंसी होती है जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में, उसके 3 टाइम्स कॉल किया जाता है इंटरव्यू के लिए। ये एक स्टैंडर्ड रूल हमारी कंट्री में चलता है, मैंने कहीं सुना था, सोचा आपको भी अपडेट कर दूं। तो मान लीजिए जैसे आईएएस की लेटर से 1100 सीट इस बार आएंगी फॉर एग्जाम्पल, अब कितनी आएंगी दैट द टाइम विल टेल। तो 3300 लोगों को सिलेक्शन टेस्ट में जो पास हुए उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसमें से 1100 को नौकरी दी जाएगी, बाकियों को भगा दिया जाएगा। समझ में आ गया? अब अगर मैं आपसे पूछूं आईएएस का इंटरव्यू कैसे होता है, आपको पता है? हाँ सर, वेब सीरीज में देखे थे 12वीं फेल में सर। समझ में आ गया? वो सब बकवास थी, द इंटरव्यू इज वेरी 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 टफ। चलिए, तो इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन करते हैं कि जो इंसान आ रहा है वो अकल से ठीक ठाक है या नहीं, पागलपंती की हरकतें तो नहीं कर रहा है। पता लगा, पूछा और गया उसको कि भाई आपको हम इंटेलिजेंस यूनिट में डालेंगे, क्या जानते हैं आप इंडिया के इंटेलिजेंस बारे में? अरे वो पड़ोसी देश में जैश ए मोहम्मद है ना, हम उनको जानते हैं। तो ऐसे जाहिलों को इंटरव्यू से बाहर भगा दिया जाएगा। समझ गया भाई? रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। अगर आप कहीं ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, इज दैट क्लियर? तो आप जॉब जहां से छोड़ के आए हैं आपको मेंशन करना पड़ेगा, वहां चेक करेंगे कि चोरी चकारी करके तो नहीं भाग लिए हैं। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। इवन व्हेन यू अप्लाई फॉर यूपीएससी एग्जाम, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो,
तो नॉन पर्सनालिटीज के रेफरेंसेस कभी आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। और ये ज्यादा तब नहीं होता जब यूपीएससी का फ्रेश क्लाइंट आता है, जब इंटरनल डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट्स होते हैं, प्रमोशंस होते हैं, तब आपसे पूछा जाता है कि भाई आप सो एंड सो पर्सन को जानते हैं कि नहीं। प्राइवेट जॉब्स में ज्यादा होता है। सपोज आई नो यू, और आप किसी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने वहां भर दिया हाँ सौरभ सर हमको जानते हैं, पापा मम्मी का रेफरेंस ना देना, वो तो जानते ही जानते हैं। और मोहल्ले में ऐसे अंकल का रेफरेंस ना देना जिनका बैट बॉल खेलते हैं, बॉल मार के गाड़ी का शीशा तोड़े थे। ठीक, तो आपने मान लिया रेफरेंस में मेरा नाम डाल दिया। अब मेरे को वहां से कॉल आएगा, आप जग्गी भाई को जाना, अरे जग्गी भाई वो बढ़िया लड़का है, इसको आपने एडमिशन दे दिया तो आपका कॉलेज सुधर जाएगा। और मालवीय जाने, मालवीय तो सबसे बढ़िया है, उससे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। तो आप इन दोनों को जॉब दे सकते हैं, मतलब इन दोनों को एडमिशन दे सकते हैं। तो ऐसे एजुकेशन में भी होता है। देन इट इज सिलेक्शन डिजाइन, कि भाई हम टेस्ट या इंटरव्यू किस तरह का रखेंगे, किस तरह के लोग हमको चाहिए। अगर आप स्टेनो चाहते हैं, स्टेनो समझते हैं, स्टेनो समझते हैं, STENO, अरे वो प्राइवेट सेक्रेटरी टाइप जो टिप टिप करते हैं टाइपराइटर पे, तो रिटन टेस्ट के साथ साथ टाइपिंग स्पीड भी चेक होती है कि ये टाइप टाइम पे कर भी पाएंगे या नहीं। फिर एक मेडिकल चेकअप होगा, देखा जाएगा यू आर इक्वली फिट टू वर्क इन आर जॉब एनवायरमेंट और नॉट। एंड फिर सब कुछ अगर सेटिस्फैक्ट्री होता है तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन करवाया जाता है, और आपको क्या पकड़ा दिया जाता है, जॉब लेटर। अब बच्चे पूछे साहब तनख्वाह कब मिलेगी, अरे नालायक को नौकरी तो कर लो, तनख्वाह मिल ही जाएगी, परेशान ना हो। एनी डाउट ऑन दिस? ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बता दिया। कोई क्वेरी इसमें भाई, यहां तक समझ में आ गया? चलिए, भाई किस किस प्रकार के सिलेक्शन या एम्प्लॉयमेंट टेस्ट होते हैं। पहला होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, कि भाई आपका इंटेलेक्ट क्या है। सर मैथ्स की टेबल सुनी जाएगी इसमें, मैथ्स की टेबल कभी भी आपका इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं हो सकती। कुछ आपसे ऐसी चीजें पूछी जाएंगी जो आउट ऑफ द वे जाके आप आंसर कर सकते हैं। देयर आफ्टर एप्टीट्यूड, आपके अंदर कोई नई स्किल सीखने की प्रतिबद्धता है कि नहीं, आप उसको इम्बाइब कर सकते हैं कि नहीं, एकदम बौखल टाइप के हैं कि नहीं है, ये तो नहीं कुछ बोले जा रहे हो समझ में नहीं आ रहा आपको, तो मतलब आपका एप्टीट्यूड इज वेरी पुअर। लाइक मेनी स्टूडेंट्स आई हैव ऑब्जर्व्ड, पीसीएम काहे लिए, मम्मी कह रही थी सब लोग पीसीएम लिए, तुम भी पीसीएम ले रखा। अजीब टाइप के हो भाई, समझ में कुछ नहीं आ रहा, फिजिक्स ऊपर से निकल रही है, ऐसे देख रहे हैं फिजिक्स को, केमिस्ट्री तो सूंघ ही नहीं पाए। समझ में आ गया? मैथ्स तो भैया क्या कहने हैं, बस पढ़ रहे हैं किसी तरह से। 26 नंबर नहीं 23 नंबर चाहिए, 70 नंबर का पेपर होता है ना, तो 20 नंबर का तो एमसीक्यू है, तीन कहीं अगल बगल मुंह मार लेंगे, पास तो हो ही जाएंगे। और फिर किसी प्राइवेट कॉलेज से बीटेक भी कर लेंगे, शादी तो कम से कम हो ही जाएगी। तो दिस इज द केस कि भाई आपके अंदर एप्टीट्यूड नहीं है, बट आप लगे पड़े उस चीज को करने के लिए। तो एप्टीट्यूड का मतलब जस्ट योर इंटरेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग दिस। जैसे आप स्टूडेंट है, आप ये सब बातें देखते होंगे, लाइक लिटरेचर है, तो लिटरेचर में स्टोरी आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आती होगी, बट पोएट्री थोड़ी कम समझ में आती होगी। तो दिस इज एक्चुअली योर एप्टीट्यूड। खोपड़े में बात गई। अब जैसे केमिस्ट्री है, पता नहीं एक अंदर से डर लगता है, जैसे बचपन में पापा की दाढ़ी वाले दोस्त हुआ करते थे, देख के डर लगता है, खूंखार जानवर लगते देखने में। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो केमिस्ट्री का मेरे साथ वही हाल रहता था। अकाउंटेंसी आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया, कॉमर्स बिजनेस आ गया, पहले से समझ में आता था। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, अच्छा भाई उसकी बात कर रहे हैं, तो इट मींस यू हैव अ एप्टीट्यूड फॉर दैट। खोपड़े में बात गई। तो एप्टीट्यूड का मतलब आप ये भी बोल सकते हैं इट्स अ सेल्फ इंटरेस्ट एक्चुअली। पर्सनैलिटी, हैवी ड्यूटी, सिक्स पैक बॉडी, वो पर्सनैलिटा होता है, हम पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं। तो कभी कभी कुछ लोग देखने में आपको इंटेलिजेंट लगेंगे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो जीनियस हूं खैर। कभी कभी कुछ देखने में बॉडम टाइप के लगेंगे, एकदम बैल, पढ़ोगे दिमाग से, बहुत चतुर टाइप के। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? सो पर्सनैलिटी का मतलब किसी भी पर्टिकुलर इमोशन की तरफ आप कैसे एक्ट करते हैं। लॉजिक समझ में आ गया? अभी मेरे एक मतलब रिलेटिव है, रिलेटिव क्या पास के रिलेटिव है, ही इज अ डॉक्टर। तो क्या डेथ हो गई तो हमें बड़ा अफसोस हुआ, तो बोले मरना था ही, इतना सिगरेट अल्कोहल पीता, मरना था ही उसको। तो पर्सनैलिटी, ये बात किसकी आती है, इमोशन की। इज दैट क्लियर? मोहल्ले में कोई मर जाता है तो साइंस और ह्यूमैनिटीज वालों क्या होता है, बेचारा मर गया, बड़े दुख की बात है। कॉमर्स वाले, मम्मी 13 दिन बाद खाना मत बनाना घर में, इनके यहाँ 13वीं होगी, सब लोग वहीं चला जाएगा। इमोशन एंड रिएक्शन। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? मैंने ये टाइम आई ऑब्जर्व स्टूडेंट्स फेल होते हैं, उनको तो कोई दुख नहीं होता, चलो बढ़िया एक साल अभी और मौज मारा जाएगा और दोस्त बनेंगे। उनकी मम्मी लोग ढोंगन, अरे ढोंगी मतलब मेल, ढोंगन मतलब फीमेल, बार बार आंसू बहा के रोएंगी, क्या रो रहे हो, नहीं पढ़ो तो फेल ही तो होगा, आरती थोड़ा उतर जाए, जय जगदीश हरे, नंबर आया तुम्हारे लाल पीले नीले गुलाबी।
खोपड़े में बात गई। पहले बच्चे पे ध्यान देना चाहिए था, पहले तो पूरा ध्यान किट्टी पार्टी में था, सत्यनारायण कथा है मैं वहां जा रही हूँ, बच्चे को कोई ध्यान ही नहीं है। टीचर कुत्ते की तरह भौंक भौंक के परेशान हो गया, भैया जी अपने पाली हुई इंसान पे, पैदा की हुई इंसान पे, संतान पे समय दें। नहीं सर वो पढ़ लेगा, जिम्मेदार है। जिम्मेदार तो शादी ब्याह कर दो उसका फिर, जब जिम्मेदार है तो। इज दैट क्लियर? दैट रिफ्लेक्ट्स व्हाट? मेच्योरिटी। ओके। वैल्यू सिस्टम वगैरह जो सोसाइटी में चल रहा है, आप उसको कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, तो ये सब चीजें कहां से जज होती हैं? पर्सनैलिटी टेस्ट। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। तो अगर आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी हो, तो उसमें वायरस वीरू सहस्त्रबुद्धे जी का रिएक्शन आपने देखा होगा। उनको सिर्फ असाइनमेंट कंप्लीशन से मतलब है, और जरा भी इमोशंस नहीं है। लॉजिक समझ में आ गया? अब एक बार एक स्टूडेंट मेरे को मिल गया चाट की दुकान पे, मैं चाट खाने पहुंचा ही था, वो भी लगभग जा ही रहा था, तो पैसे देने लग गया। मैंने कहा नहीं नहीं आइल पे, तुम परेशान हो रहे हो, तुम स्टूडेंट हो, जाओ। एक दिन फिर पूछने लग गया विद्यालय में, सर स्कूल में तो एटीट्यूड डिफरेंट रहता है, वहां डिफरेंट रहता है। मैंने कहा वहां तुम बच्चा थे, यहाँ तुम स्टूडेंट हो। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। किसी की मम्मी भी अगर स्कूल में पढ़ा रही है अपने बच्चे को, और मम्मी ने कुछ डांट दिया, बच्चा क्या बोलेगा? तू घर चल बताती हूँ। ना साड़ी फाड़ के फेंक दी तो बताना कि पापा नहीं खरीद के लाए थे। भाई स्कूल में वो टीचर है, घर में वो मम्मी है। जिद मम्मी के सामने कर सकते हैं, टीचर के सामने नहीं कर सकते। तो पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन कीप्स ऑन डिफरेंशिएटिंग। ट्रेड टेस्ट, जिस काम के लिए आपको जॉब दिया गया है, आप उसमें कितने निपुण हैं, आप उसमें कितने एफिशिएंट हैं, ये कहां से पता लगेगा? ट्रेड टेस्ट। मैं बता रहा था टाइपिंग टेस्ट है, स्टेनो का जॉब मिलने वाला है। तो टाइपराइटर पे क्या आपकी स्पीड है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रेड टेस्ट। मान लीजिए आपको कोडिंग के लिए कोई कंपनी हायर करती है, तो आपने कितनी देर में एक पर्टिकुलर कोड से सॉफ्टवेयर डेवलप किया या एप्लीकेशन डेवलप किया, दैट इज अ ट्रेड टेस्ट। लॉजिक समझ में आ गया? जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं, तो व्हीकल ड्राइव करके आपसे दिखाया जाता है कि आप व्हीकल चला सकते हैं कि नहीं। इट इज व्हाट चिल्ड्रन? ट्रेड टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट, कि आपका इन्वॉल्वमेंट कितना है किसी भी पर्टिकुलर काम को लेकर, आप टीम वर्क में कितने अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ व्हाट? इंटरेस्ट टेस्ट। समझ में आ गया? तो अगर मान लीजिए एज अ टीचर मैं आपको ढेर सारा होमवर्क देता हूं, और आप सो कॉल्ड उसको ठीक से नहीं करते, और कह रहे हैं होमवर्क नहीं करेंगे सर, बस दो क्वेश्चन कर लिए, बहुत है हमारे लिए, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी बदतमीजी भरी टाइप है। खोपड़े में बात गई। और आपको जब क्वेश्चन दिया जाता है, आप फटाक से उसको कर लेते हैं। ट्रेड टेस्ट में आपने अव्वल परफॉर्म किया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। बट होमवर्क जब भी आपको देते हैं, आप पेंडिंग ही रखते हैं उसको। जब एग्जाम आता है, हनुमान जी की तरह पूंछ में आग लगती है, तब अपनी लंका जलाने लग जाते हैं। दिस इज योर इंटरेस्ट टेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट बहुत ही पुअर है। लॉजिक समझ में आ गया? तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी कंटेंट को एजुकेशन में बहुत अच्छा समझते हैं, तो आपका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में हो। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फंडामेंटल वेंट वेल, समझ में आ गया? चलिए, ट्रेनिंग के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं भाई टू द ऑर्गेनाइजेशन? अगर आप ट्रेंड एम्प्लॉय हैं, तो वेस्टेज क्या होगा? कम से कम होगा। एक बार हमने अपने घर में एसी की सर्विसिंग करने के लिए, थोड़ा पैसा बचाने के चक्कर में, लोकल छाप मैकेनिक को बुला लिया। एसी तो ठीक से सर्विस किया उसने। प्रॉब्लम इसकी, जहां पे स्क्रूज लगे थे, उसके ऊपर एक प्लास्टिक का नॉब था, गधा भाई कहीं खुआ दिया। अब वो देखने में बड़ा गंदा लगता है। तो दिस इज द डीमेरिट ऑफ पुअर ट्रेनिंग। लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? चलिए, enhances the productivity both in terms of quantity and quality leading to higher profits। अनपढ़ गवार, कम पढ़े लिखे, लेस ट्रेन्ड पर्सन को अगर आप रख लेंगे, वो वेस्टेज आपकी बहुत ज्यादा करेगा। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड। तो अभी लास्ट ईयर कुछ मम्मी के कमरे में फर्नीचर का रेनोवेशन हुआ, तो मैंने अपने कारपेंटर को बोला कि, कारपेंटर का नाम क्या था मैं भूल ही गया, अभी कारपेंटर के नाम से सेव किया, देखते हैं, कुछ काम और याद आ गया अभी अभी। तो मैंने कहा भाई ये जो पुराना फर्नीचर, इसको क्या करोगे? कह रहा भैया बिल्कुल परेशान मत होइए, हम इसको भी पूरे नए फर्नीचर में यूज कर लेंगे। तो मैंने कहा इसमें तो सनमाइका ऑलरेडी चिपका है। कह रहा बैक साइड में तो नहीं चिपका ना, तो जिस साइड पे सनमाइका उसको अंदर लगा देंगे ड्रॉर में, और बाहर नया सनमाइका लगा देंगे। मैंने कहा बहुत बढ़िया काम। हाँ राशिद नाम है उसका, याद आ गया। तो ही वॉज अ ट्रेन्ड पर्सन। बट दूसरा पर्सन है क्या बोलेगा? पुराने को मतलब नहीं, इसको फेंक दो। हाँ, राजा के घर काम करने आए हो ना, इसको फेंक दो। खोपड़े में बात गई। Thereafter, it equips the future manager to take over charge in an emergency। तो कहने का मतलब, अगर आपके पास ट्रेंड एम्प्लॉय है, और एक पर्टिकुलर लेवल पे जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो कहीं छुट्टी पे निकल जाता है, तो आप उस ट्रेंड एम्प्लॉय से काम करा सकते हैं। कहने का मतलब, डेलीगेशन वुड बी मच बेटर। समझे इस बात को? इंप्लॉय टर्नओवर का मतलब है कि इंप्लॉय नौकरी छोड़ के नहीं जाएंगे इफ यू हैव केप्ट ट्रेंड एम्प्लॉइज। अगर अनट्रेंड है, तो वो आपके काम के नहीं होंगे जब जॉब में थोड़ा सा चेंज आएगा। और अगर वो ट्रेंड है, तो वो किसी भी मुश्किल से मुश्किल कंडीशन को रिजॉल्व कर लेंगे। अंडरस्टूड दिस? इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग
इफेक्टिव रिस्पॉन्स इन फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंट। अगर हमारा बिजनेस बड़ा ही डायनेमिक है, कल तक हम बेचा करते थे डेस्कटॉप, अब दुनिया लैपटॉप पे शिफ्ट हो रही है और हमारे सेल्स पर्सोनल्स को लैपटॉप बेचने की थोड़ी टेक्निक कम आती है, तो इन दैट केस फिर हमको एम्प्लॉय दूसरा लाना पड़ेगा। बट अगर आईटी में काफी वो लोग प्रोफेशनल है, तो आपको क्या अपने एम्प्लॉयज को बार बार बदलना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं बदलना पड़ेगा। आजकल स्कूल्स वगैरह भी एमबीए इन एजुकेशनल मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज को रख रहे हैं कि भाई ऐसा जो पर्सन आएगा वो इंस्टीट्यूशन को पूरी तरह से बहुत कायदे से चला पाएगा। सिंपल किसी एमएड, मास्टर्स ऑफ एजुकेशन या एमए एजुकेशन के कैंडिडेट को अगर प्रिंसिपल बना लेते हैं, तो आपका स्कूल एजुकेशनली तो बहुत डेवलप कर जाएगा। बट आजकल थोड़ा भुकालबाजी मेंटेन करने का जमाना है, पंप एंड शो का है। क्या वो इस तरह का पूरा प्रॉपर एकेडमिक्स वाला प्रिंसिपल काम कर पाएगा? नो, उसके लिए थोड़ा हाइप मेंटेन करने वाला आदमी चाहिए, थोड़ा वेबसाइट बढ़िया लुक्रेटिव होना चाहिए, थोड़ा काम करने का सिस्टम सुपर प्रोफेशनल होना चाहिए, ऑफिस एकदम स्कूल का कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह लगे, तो पेरेंट्स को लगे कि हमारा बच्चा बहुत अच्छी जगह जा रहा है पढ़ने, चाहे पढ़ाई लिखाई वहां डेली की ना हो रही हो। समझ में आई बात? समझ में आई बात? खोपड़े में बात गई। चलिए, व्हाट इज द बेनिफिट टू एम्प्लॉय? भाई एम्प्लॉय अगर ट्रेंड है तो डेफिनेट सी बात है, उसने ट्रेनिंग ली हुई है तो कहीं भी कल को अच्छी नौकरी पकड़ लेगा। जो ट्रेंड एम्प्लॉइज हैं देयर सैलरी सर्टेनली मोर, क्योंकि वो वेस्टेज कम करवाते हैं एम्प्लॉयर का। जो अनट्रेंड है उनकी सैलरी थोड़ी कम होती है। लाइक मैंने जब स्कूल जॉब ज्वाइन किया था तो आई डिडंट हैड माय बीएड डिग्री, तो मेरी सैलरी थोड़ी सी कम थी। मैंने बीएड कर लिया तो मेरी सैलरी बढ़ गई। रिड्यूसेस एक्सीडेंट्स एज एम्प्लॉय। सर ये घर जा रहा है, इसका एक्सीडेंट हो ना हो, इससे ट्रेनिंग का क्या फायदा है? अरे भैया, ये गाड़ी वाला एक्सीडेंट नहीं है, जो वो काम कर रहा है ऑफिस में, जिस मशीन पे फैक्ट्री में हम उसको काम करवा रहे हैं, अगर उसको मशीन ठीक से चलानी आती है तो मशीन खराब नहीं करेगा। अगर उसको मशीन ठीक से चलानी नहीं आती तो व्हाट विल हैपन? मशीन डैमेज हो जाएगी और आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। फंडामेंटल वेंट वेल? सुनाई पड़ गया भाई? पक्का? चलिए, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग इज द लास्ट टॉपिक जो यहां नजर आ रहा है मेरे को। दो तरह की ट्रेनिंग होती है। कुछ बच्चे एमबीबीएस करते हैं और 4.5 साल पढ़ने के बाद 1 साल डॉक्टर साहब के अंडर में ट्रेनिंग करनी पड़ती है। सीए करते हैं तो अपना आईपीसीसी या इंटरमीडिएट जिसको आप बोले वो कंप्लीट करने के बाद इनकी लगभग 2-2.5 साल की ट्रेनिंग होती है, और बीच बीच में वो 100 आवर्स का ओटीटी इंटरनेट वाला कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रोग्राम होता है। लास्ट में जब सीए हो जाता है तो एक जीएमसीएस का कोर्स करना पड़ता है, जनरल मैनेजमेंट कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स। ओके, तो ये सारी चीजें जो कराई जाती हैं, आप जीएमसीएस कोर्स आप कर रहे हो तो किसी इंस्टीट्यूट में जाकर करोगे, तो ये क्या हो गया बच्चों? ऑफ द जॉब। बट इंटर्नशिप चाहे एमबीबीएस स्टूडेंट कर रहा हो या सीए स्टूडेंट कर रहा हो, किसी सीए के अंडर में करेगा, किसी डॉक्टर के अंडर में करेगा, दिस इज कॉल्ड एज ऑन द जॉब। आप कभी अगर किसी मेडिकल कॉलेज में गए हैं सरकारी में, तो बच्चों के पॉकेट पे एक बैज लगा होता है, कहीं पे जूनियर रेजिडेंट लिखा होता है और कहीं पे सीनियर रेजिडेंट लिखा होता है। तो जूनियर रेजिडेंट कौन होता है पता है? एमएस फर्स्ट ईयर के वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, 6 महीने बाद उनको जूनियर रेजिडेंट बोल देते हैं। जब वो सेकंड ईयर में आ जाते हैं, उनका प्रमोशन होता है तो दे आर सीनियर, दे आर एज गुड एज डॉक्टर। बट भाई पूरी तरह से डॉक्टर वो सर्जरी थोड़ा करेंगे जब तक एमएस नहीं कर लेते। तो अगर कोई डॉक्टर ऑलरेडी एमएस इन कार्डियो सर्जरी है, अब उसके साथ 4-5 सीनियर रेजिडेंट दिन भर घूमते रहेंगे। डॉक्टर साहब कहेंगे देखो इस पेशेंट को क्या है, मेरे को बताओ आगे, फिर मैं बताऊंगा ऐसे में क्या दवाई देनी है, कैसे डायग्नोज करना है, तो वो सीख रहे हैं। दैट इज अगेन कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? ऑन द जॉब। इज दैट क्लियर? बट अगर आप एक ऐसा कोर्स कर रहे हैं जहां पे एक्चुअल जॉब एनवायरमेंट में आपको नहीं सिखाया जा रहा, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑफ द जॉब। जैसे बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये कंपलसरी है टीचर्स के लिए इंडिया में 11-12 स्कूल तक में। फिर पीएचडी करनी पड़ती है। व्हाट, पागल हो के दौड़ो? होता कुछ वैसा ही है। अगर आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाना है तो पीएचडी के केस में क्या होता है? फर्स्ट ईयर पहले कोर्स चला करता था एमफिल, अब नहीं चलता। तो पीएचडी प्रोग्राम मान लीजिए फॉर एग्जांपल 3 इयर्स का है, तो पहले साल तो आपको सिखाएंगे रिसर्च कैसे की जाती है, व्हाट इज एक्शन रिसर्च, छोटी रिसर्च को एक्शन रिसर्च बोलते हैं, थीसिस कैसे बनती है, टॉपिक पे आप कैसे रिसर्च करेंगे, कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करेंगे। तो पूरी स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यही सब पढ़ाते हैं आपको। वो ना ऑन द जॉब है ना ऑफ द जॉब है, इट इज सिंपल गेटिंग एजुकेशन। 2 साल हो गए, आपने अब स्टार्ट कर दिया अपना थीसिस लिखना, रिसर्च लिखना मतलब, और 3 साल में आपकी थीसिस सबमिट हो गई। अब प्रोफेसर कह रहा है तुम एक काम करो, अगले 4 महीने मेरी जगह क्लासरूम में जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ। पैसा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, इट डिपेंड्स किस तरह का इंस्टीट्यूशन है। दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? ऑन द जॉब। बट पढ़ाने से पहले 5-6 प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में आपको कहेंगे हमारे सामने एक डेमो लेक्चर दो कि तुम बच्चों को पढ़ा भी पाओगे कि नहीं, दैट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट?
ऑफ द जॉब। ये बात समझ में आ गई? तो मान लीजिए कि आपने बैंक में पीओ का एग्जाम दिया, प्रोबेशनर ऑफिसर, आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग चल रही कि भाई बैंक में काम कैसे करना है, इट इज व्हाट, ऑफ द जॉब। अब आपकी बैंक में नौकरी लग गई, 5 साल हो गए नौकरी करते करते, फिनेकल सिस्टम आ गया, कंप्यूटराइज पूरी अकाउंटिंग अब करनी है, हिसाब किताब सब कंप्यूटराइज है। आपको 3 महीने के लिए ट्रेनिंग पे भेजा जा रहा है, और वो ट्रेनिंग किसी बैंक के अंदर ही होगी, किसी सीनियर के अंडर में। दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट? तो ऑन द जॉब में आपकी प्रोडक्टिविटी कंपनी की प्रोडक्टिविटी है। ऑफ द जॉब में आपकी प्रोडक्टिविटी कैसी होती है? आपको खाना बनाना है किचन में, बट वो कूड़े के डिब्बे में फेंका जाएगा, वो किसी को खिलाया नहीं जाएगा। अगर आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं और कुकिंग में स्पेशलाइज करते हैं, और आपने काम कंप्लीट कर लिया, आखिरी 6 महीने आपको मुगल शेरेटन में या ताज में किचन में काम सिखाया जा रहा है, ऑर्डर आया चिकन चाउमीन बनाना है, आज कौन सा डे? हाँ चल सकता है, चिकन चाउमीन बनाना है, ठीक है। तो आपका जो सीनियर शेफ या कुक होगा, उसके अंडर में गाइडेंस में आप ये काम कर रहे हैं, इट इज ऑन द जॉब। बट जब आप आईएचएम पूसा या होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में क्लास कर रहे हैं, तब आपके प्रैक्टिकल पीरियड में आपको बोला गया कि भाई आप 2 दिन के लिए जाइए किसी होटल के प्रोफेशनल किचन में, वहां से सामान बना के लाइए और कॉलेज में खिलाइए, इट इज ऑफ द जॉब। तो बेसिक डिफरेंस यही है, ऑन द जॉब में जो भी काम आप कर रहे हैं, इट एड्स अप टू एम्प्लॉयर्स और वर्क प्लेस एक्चुअल प्रोडक्टिविटी, वेर एज ऑफ द जॉब में ऐसा कुछ नहीं होता है। समझ गए? स्कूल में आपके कुछ दीदी लोग या भैया लोग आते होंगे पढ़ाने के लिए, सब येलो कलर की साड़ी पहन के आ गए, सब ग्रीन कलर की साड़ी पहन के आ गए, पता है वो कौन होते हैं? सर बीजेपी के समर्थक। अरे नहीं भैया, व्हाइट कलर की साड़ी पहन के आ गए, सर ये कांग्रेस के समर्थक है। नीले रंग की साड़ी पहन के आ गए, सर ये मायावती के समर्थक है। ऐसा नहीं है, दे ऑल आर डूइंग देयर बीएड कोर्स, जहां पे 15-15 दिन की 2 साल में ट्रेनिंग स्कूल में जाके रियल एनवायरनमेंट में पढ़ाना पड़ता है। इट इज व्हाट? ऑफ द जॉब। अभी उनकी नौकरी थोड़ा लगी है, बट इफ आई एम इनटू जॉब, इज दैट क्लियर? कोई नया कॉम्पोजिशन, कोई नया सिलेबस एडअप हुआ और मेरे को बोला कि भाई आपको स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर जगह पे जाके पढ़ाना है, तो दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? ऑन द जॉब। तो ऑन द जॉब के दो मतलब है, नौकरी कर रहे हैं साथ में ट्रेनिंग चल रही है, या जहां पे आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, सॉरी ले रहे हैं, वो एक्चुअल एनवायरमेंट है, दैट इज द एक्चुअल एनवायरमेंट। जो लोग हवाई जहाज उड़ाते हैं, वो लोग पहले एक नॉर्मल छोटे एयरक्राफ्ट में फ्लाइंग का एक्सपीरियंस लेते हैं, दैट इज व्हाट? ऑफ द जॉब। अब दे दिया गया बोइंग 737, 4 पायलट हैं, जिसमें से आप अंडर ट्रेनिंग है, वो 3 प्रोफेशनल हैं, तो व्हाट यू आर डूइंग? ऑन द जॉब। तो क्या आपको प्लेन लैंड कराने को दे देंगे? कहेंगे रहने दो भैया, आपने प्लेन लैंड कराया, बाकी सब क्या कर जाएंगे? लैंड के अंदर चले जाएंगे। और इज दैट अंडरस्टूड? तो इसलिए ये काम आपके साथ नहीं किया जाएगा। पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज ऑन द जॉब, व्हाट इज ऑफ द जॉब? चलिए, अप्रेंटिसशिप क्या होता है? जहां पे हमें थोड़ी सी टेक्निकल स्किल चाहिए, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, लोहार, मोटर मैकेनिक एंड ऑल दैट, यहां पे क्या बोलते हैं? अप्रेंटिसशिप। बट अगर आप सीए या एमबीबीएस की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो किसी को ये मत बोलिएगा मैं अप्रेंटिस हूं, दलिद्दर हो गया एकदम से, औकात खत्म कर दी। इट इज नोन एज व्हाट? इंटर्नशिप। समझ में आ गया? मान लीजिए मेरे को मोची बनना है, तो मैं किसी मोची के साथ बैठ के दिन भर सीख रहा हूं कैसे जूता सिलना है। मोची काम होता बड़ा सेफ है, पैसा ना दे वही जूता मार दो उसको। तो इट इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज व्हाट? अप्रेंटिसशिप। समझ में आ गया? इंटर्नशिप भी समझ गए? वेस्टिब्यूल देखने में अस्तबल वगैरह लगता है। ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम एक्चुअल वर्क प्लेस। इंडिया में आपने आईपीएस के बारे में सुना होगा, इंडियन पुलिस सर्विसेज। पीपीएस सुना है किसी ने? प्रदेश पुलिस सर्विसेज। तो स्टेट का जो पुलिस का एग्जाम होता है, उसके थ्रू आपको पूरे स्टेट के अंदर पुलिस की नौकरी करने को मिल सकती है। यू विल बी कॉल्ड एज पीपीएस, प्रदेश पुलिस सर्विसेज। और ऑल इंडिया कहीं पे भी आपको भेज सकते हैं डीएमवीएम बना के, या वो आईजी डीआईजी वगैरह बना के, तो काफी सीनियर रैंक्स होती हैं। इट इज आईपीएस। ये सेंट्रल का होता है और ये स्टेट का होता है। और मेनी टाइम्स ये होता है कि इंडिया में जो बेस्ट परफॉर्मिंग आईपीएस एंड पीपीएस होते हैं, इनको भेजा जाता है स्कॉटलैंड यार्ड। अभी एक मेरा फ्रेंड है, उसके मामा थे उदय शंकर जायसवाल जी, काफी समय अपने इलाहाबाद में एसएसपी वगैरह रहे, खूब हम लोग पुलिस वालों को हड़का के बिना हेलमेट के निकल जाया करते थे। एक बार तो फोन से बात करवा दी, कह रहे लाइए 200 रुपये दीजिए। हमने हवलदार किस बात का? कह रहे आपके मामा ने बोला चालान कर दो। मैंने कहा शर्म नहीं आई मामा को इतना बोलते हुए? हर बार तो बोलने से काम चल जाता था, एक बार पुलिस वाले ने फोन से बात कराई, फोन से बात, मामा ये रोक लिया है, कह रहे बात कराओ जरा मेरी, मैं सही करता हूँ उसको। कहना क्या? वो कह रहे बच्चों का हेलमेट नहीं है, लगाओ तो सब चालान। ऐसे तो मामा है, कंस मामा इसीलिए बोला जाता है। समझ में गया? खैर उसके बाद फिर गए उनके घर, तो उन्होंने 200 का 500 का लिफाफा दे दिया, कह रहे 200 और 300 मेरी तरफ से ले जाओ।
अगली बार मेरे नाम का गलत इस्तेमाल मत करना, तो जेल में डालूंगा सीधे। तो उनको भेजा गया था स्कॉटलैंड यार्ड। तो ये 50 लोग का बैच उस जमाने में गया था, तो मेरे को याद आ गया। तो वहां पे भी ट्रेनिंग किस बात की दी जाती है? पहली ट्रेनिंग क्राइम होने के तुरंत बाद पहुंचिए। स्कॉटलैंड यार्ड तो पहले पहुंच जाता है, हमारे क्राइम हो गया, अच्छा किसी नेता का हाथ तो नहीं है, कोई बड़ा आदमी तो नहीं है, चेक कर लो ध्यान से। फुटपाथ पे गाड़ी चला दिया, फुटपाथ पे लोग सो रहे थे, फुटपाथ सोने के लिए नहीं है, तो भाई ये गाड़ी चलानी नहीं है। सफेद पाउडर है, कोई बात नहीं, वेलकम पाउडर हो जाएगा। तो जब पता लगता है कि पुलिस हाथ डालेगी तो कुछ आउटपुट निकलेगा, पुलिस वाले कहेंगे चलो चलते हैं। जब पता है बड़ा आदमी है भाई, विमल भैया, कोई फायदा नहीं, पता लगा कचर दिया पुलिस वाले को ही। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। इवन टीचर्स का जो बीएड प्रोग्राम होता है, जब वो बीएड कर रहे होते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन, रेगुलर वालों को तो हर हफ्ते बुलाता चलो आज तुम पढ़ाओगे। जो कॉरेस्पॉन्डेंस वाले होते हैं, अब तो इंडिया में कॉरेस्पॉन्डेंस बंद कर दिया गया है, उनको साल में 2 बार 15-15 दिन की स्कूल में जाके क्लासेस लेनी पड़ती हैं। ओके। और कभी कभी वो कॉलेजेस स्पेशली इंस्टीट्यूट से टाइप करते हैं। एक इंस्टीट्यूट का मैं नाम आपको बताता हूं, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, सीएट करके है। सिर्फ सीएट बोलता तो लोग सीएट का टायर समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो सरकारी स्कूल्स में टीचर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस से बीएड करते हैं, उनको यहाँ बुलाया जाता है, उनको बोला जाता है कि आप पढ़ा के दिखाइए कि आप पढ़ा भी पा रहे हैं ठीक से कि नहीं। देयर ट्रेनिंग एट दिस प्लेस इज कॉल्ड एज व्हाट? वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? कोई क्वेरी किसी की भाई? चलिए इसी के साथ आपका स्टाफिंग चैप्टर होता है समाप्त। मेरे को डाइवोर्सिंग नजर आ रहा था ये। अगले टर्न पे स्टार्ट करेंगे डायरेक्टिंग। हाँ जल्दी। क्या? रेमीडियल ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग दे दी गई, बट बाद में जब आप काम कर रहे हैं पाया गया कि आप कुछ भूल रहे हैं, तो आपको रीट्रेन किया जाएगा। जैसे स्कूल में रेमीडियल क्लासेस चलती हैं, बच्चे नहीं आते उसमें बात अलग है, बट वो चलाई इसीलिए जाती है कि भाई थोड़ा मोड़ा जो गड़बड़ है, थोड़ा पुताई उताई करके रिपेयर मेंटेनेंस करके आपको ठीक कर दिया जाए। ओके, चलिए, दैट्स ऑल चिल्ड्रन।